व्यक्तित्व को परिष्कृत कर सकने वाला वातावरण। युग शिल्पियों में वाक्पटुता और क्रिया कुशलता का होना आवश्यक है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसका परिष्कृत व्यक्तित्व। अपना परिवर्तन कर सकने वाला ही दूसरों को परिवर्तन कर पाता है। व्यक्ति निर्माण चाहे अपना हो या पराया, मात्र प्रशिक्षण से संभव न हो सकेगा। उसके लिए प्राणवान वातावरण चाहिए। इसी के अभाव में न लोक सेवा में प्रखरता उत्पन्न होती है और न उसके प्रयत्नों को सफलता मिलती है। व्यक्तित्वों को ढालना ही युग परिवर्तन का प्रमुख आधार है। जनमानस के परिष्कार से ही नव निर्माण का उद्देश्य पूरा होगा। इस परिष्कार में प्रशिक्षण के साथ साथ वातावरण की व्यवस्था भी बननी चाहिए। समाज में परिवर्तन के लिए उत्साह भरा वातावरण पैदा किया जाए और युग शिक्षकों को ऐसी परिस्थितियों में रहने का अवसर दिया जाए जहां वे लोक सेवा का तत्व दर्शन एवं क्रिया कौशल ही सीख कर छुट्टी न पालें, वरन अपने व्यक्तित्व में परिपक्वता उत्पन्न करने की भी सफलता प्राप्त कर लें। युग शिल्पियों को कार्य क्षेत्र में उतरने से पहले बहुत समय तक ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जिससे उनके संग्रहित कुसंस्कारों का निराकरण और अभिष्ट परिपक्वता का समुचित संवर्धन हो सके। ऐसे वातावरण का परिपोषण न मिलने से आदर्शवादिता कभी कभी भावुकता की तरह सवार तो हो जाती है, पर नशा उतरते ही उसके समाप्त होने में भी देर नहीं लगती। कच्ची ईंटें देर तक भट्टी की गर्मी में पकते रहने के उपरांत ही सुदृढ़ बनती है। यह कार्य तुरंत फुरत नहीं हो सकता। विशेषताएं विशेष वातावरण में नियत समय तक रहने से ही पैदा होती देखी जाती है। आज का चिकित्सा विज्ञान अपने आप में पर्याप्त विकसित हो चुका है, किंतु वह भी वातावरण का प्रभाव स्वीकार करता है। क्षय रोग की चिकित्सा का प्रबंध यूँ सभी अस्पतालों में है, किंतु भोपाली जैसे उपयुक्त जलवायु में बने अस्पतालों का चिकित्सा परिणाम अन्य स्थानों की तुलना में कहीं अधिक उत्साहवर्धक रहता है। इसमें चिकित्सकों की योग्यता एवं औषधियों की विशेषता नहीं, वरन उस क्षेत्र का वातावरण ही आधारभूत कारण होता है। ऐसे स्थानों पर सहज स्वभाव रहने से ही स्वास्थ्य सुधरता रहता है, बीमारियां अपने आप ही अच्छी हो जाती है। मनुष्यों के शरीरों में ही नहीं, उनके स्वभावों में भी क्षेत्रीय विशेषता के अनुरूप अंतर रहते हैं। संस्कृतियाँ दो धाराओं पर बनती हैं, एक तो उस क्षेत्र के निवासियों का चिंतन एवं रहन सहन, दूसरे उस क्षेत्र की प्रकृतिगत भिन्नता विशेषता। इन दोनों प्रभावों के कारण उस क्षेत्र के निवासियों का एक विशेष डर्रा बन जाता है और वह गुण कर्म स्वभाव में गहराई तक अपनी जड़ जमा लेता है। संस्कृतियों की भिन्नताओं के यही दो प्रमुख आधार हैं। जो मनुष्य स्वतंत्र और समर्थ है, वह अपनी संकल्प शक्ति के बल पर परंपरागत सभी दबावों को बदल सकने में सैद्धांतिक दृष्टि से पूर्णतः सक्षम है। पर व्यवहार में होता यही है कि वातावरण अपने प्रभाव से उस क्षेत्र के मनुष्यों को ढालता चला जाता है। व्यक्ति की मौलिक विशेषता को मान्यता देते हुए भी यह स्वीकार करना ही होगा कि जन समाज की बहुसंख्या विचारपूर्ण नहीं, वातावरण के प्रभाव से प्रभावित जीवन यापन करती है। व्यापक क्रांतियाँ कुछ व्यक्तियों के बदलने से संपन्न नहीं होती, वरन वातावरण में ऐसा परिवर्तन लाना पड़ता है जिसके प्रभाव से जन साधारण को परिष्कृत ढंग से सोचने और उपयोगी क्रियाकलाप अपनाने का साहस एवं अवसर उपलब्ध हो सके। जातियों और वंशों में कई प्रकार की अपनी अपनी विशेषताएं पाई जाती है। ब्राह्मण में धार्मिकता, क्षत्रिय में अखंडता, वैश्य में अर्थदृष्टि, शिल्पकारों में क्रियाकुशलता जैसी विशेषताएं दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। कायस्थ समाज में शिक्षा का बाहुल्य रहेगा। पिछड़े वर्गों में प्रायः अस्वच्छता, अशिष्टता और अस्त व्यस्तता सर्वत्र पाई जाएगी। कुछ में चोरी उठाईगिरी की आदत जातीय विशेषता के रूप में मिलती होती है। कुछ कायरता और बेवकूफ़ी के लिए बदनाम हैं। इसके कारणों की खोज करने पर एक यही तथ्य सामने आता है कि अमुक वर्ग के व्यक्तियों को अमुक प्रकार के वातावरण में रहने का अवसर मिलता है
जिससे उसी के अनुरूप विशेषताएं उनमें विकसित हो जाती है। वातावरण प्रयासपूर्वक बनाया गया या काल प्रभाव से संयोगवश बना, यह बात भिन्न है, किंतु उसके प्रभाव का महत्व तो हर स्थिति में स्वीकार करना ही पड़ता है। किसी नवजात बालक को अपने परंपरागत वातावरण से भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में रखा जाए तो वह उस बदले हुए वातावरण से ही पला हुआ होगा। उसमें पूर्वजों की विशेषताओं का वंशानुक्रम जितना थोड़ा सा ही प्रभाव रह जाएगा, शेष सब कुछ बदला हुआ होगा। प्राचीन काल में जाति परिवर्तन के अनेक उदाहरण इतिहास पुराणों में भरे पड़े। इसका कारण जन्म क्षेत्र की अपेक्षा कर्म क्षेत्र में भिन्नता उत्पन्न हो जाना ही रहा है। परिस्थितियों का प्रभाव बालकपन में ही नहीं, बड़ी आयु में भी पड़ता है। लोग मानसिक कायाकल्प करते हुए कुछ से कुछ बनते देखे गए हैं। इस परिवर्तन में वातावरण का दबाव ही प्रधान रूप से काम करता है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक 3 वर्ष का बालक शिकारियों ने भेड़िए की मांद से बरामद किया था। भेड़िए उसे कहीं से उठा लाए थे। संयोगवश मादा ने उसे अपना बच्चा मानकर दूध पिलाना आरंभ कर दिया और पाल लिया। शिकारियों ने भेड़िए को मारकर जब इस मनुष्य बालक को पकड़ा तो उसमें सारी आदतें भेड़ियों जैसी थी। 4 पैरों से चलना, कच्चा मांस खाना, वैसा ही बोलना तथा अन्य आदतों से भेड़ियों का अनुकरण करना उसका स्वभाव बन चुका था। इस बालक को लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सुधारने के लिए रखा गया। वातावरण के प्रभाव से मनुष्य कैसे भेड़ियों जैसे जीवनचर्या का आदी हो गया, यह देखने को भारी संख्या में देश विदेश के व्यक्ति वहां पहुंचते रहे। वनवासी जातियों में चित्र विचित्र रिवाज पाए जाते हैं। उनके स्वभाव और अभ्यास भी अपने ढंग के होते हैं। सुधारकों का प्रयास उनमें परिवर्तन लाने के होते हैं, पर वैसा कुछ अधिक प्रभाव नहीं हो पाता, क्योंकि उनके चारों ओर घिरा हुआ वातावरण उन्हें यत्किंचित सुधार स्वीकार करने की ही छूट देता है। परिवर्तन के लिए वातावरण बदलना आवश्यक है। बहुत से अफ्रीकी निग्रो बहुत समय से अमेरिका में बस गए हैं। उनकी और उनके अफ्रीकी वंशधरों की आकृति में थोड़ा सा ही फर्क पड़ा है, पर प्रकृति में बाहरी परिवर्तन आ गया है। अमेरिका के निग्रो प्रायः अमेरिकी गोरों के स्तर का ही जीवन यापन करते हैं। उत्तरी ध्रुव के एस्किमो लोगों में से बहुत से कनाडा बसे हैं। उस वर्ग के मूल निवासियों और कनाडी एस्किमो वर्ग में आश्चर्यजनक अंतर आ गया है। इसी प्रकार अन्य देशों में जा बसने वाले अपने मूल देश की अपेक्षा नई परिस्थितियों में नए ढंग में ढलते बदलते देखे जाते हैं। वातावरण के प्रभाव से बचे रहना आग्रहशील लोगों के लिए संभव है। सामान्य लोग तो परिस्थितियों के अनुरूप ढलते बदलते चले जाते हैं। वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, यह एक तथ्य है। मनुष्य में जितनी विचार क्षमता है उससे अधिक उसकी अनुकरण प्रवृत्ति प्रबल है। विचार पूर्वक जो होता है उससे अधिक क्रियापरक देखा देखी चलते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि विचारशील जिसे अनावश्यक और अवांछनीय समझते हैं उसे भी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि दूसरे कर रहे हैं। कई उपयोगी कार्य इसलिए संभव नहीं हो पाते कि उन्हें दूसरे लोग नहीं करते तो हम क्यों करें। प्रथा परंपराओं में अनेकों ऐसी हैं जिनको बुद्धिपूर्वक स्वीकार न करने वाले भी इसलिए अपनाए रहते हैं कि दूसरे लोग ऐसा करते हैं तो हम उनका अनुकरण क्यों ना करें। इसे वातावरण का प्रभाव ही कहना चाहिए। नशेबाजी जैसे दुर्व्यसनों को लोग बुद्धिपूर्वक किसी लाभ को पाने की संभावना से नहीं करते वरन देखा देखी ही सीखते हैं। बच्चों पर तो पूरी तरह इसी प्रवृत्ति का साम्राज्य छाया रहता है। विवेक बुद्धि का उदय तो बहुत पीछे होता है। पहले तो अनुकरण की प्रवृत्ति ही बढ़ी चढ़ी रहती है। परिपक्व अवस्था आने पर भी उस मूल प्रवृत्ति का असर बना ही रहता है। धर्म संप्रदायों के प्रथा प्रचलन भाषा संस्कृति आदि की कट्टरता में विवेक का दबाव नहीं, संबद्ध वातावरण का प्रभाव ही प्रधान रूप से काम करता है। व्यक्ति जैसा कुछ उसके निर्माण में अधिकांश योग उसके वातावरण का ही रहा होता है। पिछड़े और समुन्नत वर्गों के व्यक्तित्वों का गंभीरतापूर्वक पर्यवेक्षण करने से सहज ही यह पता चलता है कि प्रकृति संरचना की दृष्टि से दोनों के शारीरिक मानसिक गठन में कोई विशेष अंतर नहीं था, पर उनके बीच जो जमीन आसमान जैसी भिन्नता पैदा हो गई
उसका कारण मुख्य वह वातावरण ही था जिसमें उन्हें रहने का अवसर मिला। मनुष्य अपनी मौलिक क्षमताओं का उपयोग बहुधा वातावरण से प्रभावित होकर उसी के अनुरूप करने लगता है। युग निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण आवश्यक है। व्यक्ति निर्माण के लिए जो अनेक उपाय किए जाने हैं उसमें प्रमुखता ऐसे वातावरण के निर्माण को भी देनी पड़ेगी जिसमें रहकर व्यक्ति अनायास ही ढलता बदलता जाए। प्रशिक्षण से व्यक्ति बदलता है यह ठीक है, पर यह भी निश्चित है कि इतने से भी ही अभिष्ट परिणाम नहीं निकलता। उस प्रशिक्षण को फलित बना सकने वाला वातावरण भी चाहिए। सामान्य स्तर पर कोई कार्य सामान्य वातावरण में भी किया जा सकता है, किंतु विशिष्ट स्तर का अथवा बड़े पैमाने पर काम करना हो तो उपयुक्त वातावरण का सहयोग भी लेना पड़ता है। अच्छा सूत कातने के लिए वातावरण में एक निश्चित मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। सामान्य स्तर पर चरखों से सूत काटते समय न तो उसकी उतनी आवश्यकता अनुभव की जाती है और न हर जगह वह स्थिति पैदा करना ही संभव है, किंतु कताई मिलों में जहाँ महीन किस्म का सूत बड़ी तेज़ी से काता जाता है वहाँ वायु में निश्चित आर्द्रता पैदा करनी ही पड़ती है। जहाँ फोटोग्राफिक फिल्में बनाई जाती है उस फैक्ट्री में तापमान को एक निश्चित मर्यादा में ही रखना पड़ता है। यदि इसकी उपेक्षा की जाए तो सारे साधनों के होते हुए भी अच्छी फिल्में बनाना संभव नहीं हो सकता। विशेष उपलब्धियों एवं रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी इसी प्रकार विशेष परिस्थितियां बनाकर रखी जाती है। ये सभी उदाहरण ऐसे हैं जिनमें चाहे जितनी तकनीकी सुविधा एवं कुशलता प्राप्त हो, फिर भी वातावरण का सहयोग लिए बिना वांछित प्रतिफल पाना संभव नहीं है। युग प्रवर्तक व्यक्तित्वों के निर्माण के लिए भी इस विधा को स्वीकार करना तथा अपनाना आवश्यक है। इस अति महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए उच्च आदर्श, दृढ़ आस्था, प्रखर प्रेरणा, स्पष्ट मार्गदर्शन, दिव्य अनुदानों आदि की तकनीकी व्यवस्था के साथ साथ समुचित वातावरण की सुविधा जुटाना भी आवश्यक समझा गया है। उपयुक्त वातावरण बनाने में विशेष पुरुषार्थ के साथ क्षेत्रीय विशेषताओं का तालमेल बैठाना भी लाभदायक होता है। जब किसी प्रयोगशाला, चिकित्सालय अथवा शोध संस्थान की योजना बनती है तो उसके लिए उपयुक्त स्थल भी खोजा जाता है। क्षेत्र विशेष भी अपनी विशेषताएं होती है। स्वास्थ्य के लिए कुछ पर्वतीय क्षेत्र, हिल स्टेशन बहुत उपयोगी माने जाते हैं। भूसावल क्षेत्र में केले, नागपुर क्षेत्र में संतरे, मैसूर में चंदन तथा आसाम में चाय आदि के उत्पादन की विशिष्ट क्षमता से सभी परिचित हैं। बंगाल एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में धान तो पंजाब हरियाणा में गेहूं की पैदावार भरपूर होती है। पथ संबंधी प्रयोग, प्रशिक्षण, बीज विकास आदि के लिए वही क्षेत्र उपयुक्त माने जाते हैं। निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए इस विश्व में भारत में हिमालय क्षेत्र को अद्वितीय गौरव प्राप्त है। अस्तु युग निर्माण योजना के सूत्र संचालकों ने युग सृजिताओं के व्यक्तित्वों की प्रयोगशाला टकसाल बनाने के लिए वही क्षेत्र चुना है। समुचित वातावरण के निर्माण हेतु अपने शक्ति सामर्थ्य का प्रयोग इसी सनातन दिव्य संस्कार युक्त भूमि में करना उचित समझा। हिमालय क्षेत्र ऋषि योगियों की भूमि मानी जाती है। उच्च आध्यात्मिक प्रयोग इसी क्षेत्र में अनादिकाल से होते चले आ रहे हैं। इसे ऋषि भूमि एवं देवभूमि से होते चले आ रहे हैं। इसे ऋषि भूमि एवं देवभूमि की संज्ञा दी जाती है। पौराणिक मान्यताओं एवं तथ्यों तर्कों के आधार पर भी यह क्षेत्र दिव्य स्थल सिद्ध होता है। पृथ्वी पर देवभूमि के अस्तित्व की बात यदि आगे बढ़ानी हो तो उसका क्षेत्र हिमालय ही ठहरता है। कैलाश और मानसरोवर उसी में है। पांडवों के स्वर्गारोहण का स्थान बद्रीनाथ के समीप है। देवलोक के पर्वत का नाम सुमेरु है। यह सुमेरु बद्रीनाथ और गंगोत्री के बीच एक हिमाच्छादित शिखर है। स्वर्ग से गंगा का अवतरण धरती पर होने की कथा की संगति हिमालय के भूगोल के साथ ठीक प्रकार बैठ जाती है। स्वर्ग में गंगा दूध की थी, धरती पर आई तो फिर पहले शिवजी के जटाओं पर उतरी, पीछे पानी बनकर बहने लगी। इस वर्णन का संबंध इस प्रकार ठीक बैठ जाता है कि गौमुख से आगे शिवलिंग शिखर है। उसकी चोटी पर जमी हुई बर्फ जब पिघलती है तो गाढ़े बर्फीले पानी की
धारा दूध की तरह ऊपर से नीचे उतरती दिखाई पड़ती है। चोटी के नीचे एक सरोवर है जिसे मानसरोवर कहा जाता है। शिवलिंग चोटी का दूसरा नाम कैलाश भी है। यही पानी गंगा ग्लेशियर में होता हुआ गौमुख तक निकलता है और धरती पर गंगा का प्रथम दर्शन होता है। भगीरथ ने जिस शिला पर खड़े होकर तप किया था वह भी गंगोत्री क्षेत्र में ही है। गौमुख से ऊपर नंदनवन है। नंदनवन देवताओं का उद्यान कहा गया है। इस क्षेत्र में बड़े वृक्ष तो नहीं हैं, पर अगणित प्रकार के चित्र विचित्र फूलों की संख्या और भिन्नता इतनी अधिक है कि वैसा प्राकृतिक पुष्प सौंदर्य संसार भर में अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। फूलों की घाटी पुष्प अन्वेषियों का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। यह पट्टी गौमुख से ऊपर नंदनवन के पठार तक चली गई है। इन संगतियों से भी स्वर्ग का अस्तित्व धरती पर खोजने वालों की आंखें हिमालय के ऊपरी क्षेत्र पर ही जा टिकती है। हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र का पूरा दौरा कर लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराणों में वर्णित प्रायः सभी ऋषियों की तपभूमि और क्रियाभूमि उत्तराखंड से ही संबंधित रही है। उनके गुरुकुल और आरण्य इसी क्षेत्र में थे। आत्मविज्ञान की शोध प्रयोगशालाएं इसी प्रदेश में बिखरी हुई थीं। तपश्चर्याएँ इसे अनुसंधान के लिए होती थीं। इसके लिए उपयुक्त स्थान और वातावरण तलाश करने पर इसी क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ पाया गया था। आत्म साधना के लिए शीत प्रधान क्षेत्र उपयुक्त बैठते हैं। जलवायु की दृष्टि से वही असाधारण रूप से आरोग्यवर्धक भी है। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक इस प्रदेश में जितनी उच्च स्तरीय साधनाएँ इस क्षेत्र में की हैं, उसके कारण वहाँ के वातावरण में विशिष्ट अध्यात्म तत्वों की भरमार है। इस गए गुजरे जमाने में भी उस क्षेत्र में सतयुगी वातावरण के दृश्य देखे जा सकते हैं और लगता है कि संव्याप्त कलुषित वातावरण से यह क्षेत्र अभी भी उतना प्रभावित नहीं हुआ है। पहाड़ी कूली तीर्थयात्रियों का सामान ढोते हैं, बिस्तर आदि लेकर कुछ बहुत आगे निकल जाते हैं और यात्री घंटों पीछे रहते हैं। सारा सामान ठीक तरह पहुंचता है। चोरी उठाईगिरी की घटनाएं सुनने में नहीं आती। उस क्षेत्र में रहने वालों के घरों में अभी भी ताले नहीं लगते। कुंडी बंद करके सूना मकान छोड़ जाते हैं। चोरी की घटनाएं प्रायः नहीं ही होती। उत्तराखंड को साधना के सर्वथा उपयुक्त संस्कारवान देवभूमि समझ लेने के उपरांत ही इसे सृजन सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त समझा गया और उसे एक छावनी के रूप में विकसित करने के निश्चय किया गया है। अन्य स्थानों में व्यापक परिश्रम से भी जो सत्परिणाम उपलब्ध होने असंभव थे, वे यहाँ अल्प प्रयास से संभव होंगे, क्योंकि यहाँ के वातावरण में चिरकाल से आच्छादित ऋषियों के विचारों के संकल्प का लाभ साधकों को मिलेगा। शांतिकुंज ब्रह्मवर्चस्व और गायत्री नगर के नगर संगम ने तो उसे तीर्थराज ही बना दिया है। स्वर्गीय वातावरण के अतिरिक्त दिव्य चिंतन और युगांतर सत्ता के प्राणवान सत्संग का लाभ जुड़ जाने से उसकी महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है। जागृत आत्माओं को इस वातावरण, इस तीर्थ के पर्व स्नान की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने